चलिए विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मेरी श्रृंखला में जो मैं आपके साथ संवाद करता जा रहा हूं, मैंने बच्चों को बोल दिया था कि ये वीडियोस सिर्फ उन बच्चों के लिए हैं जिनको ये लगता है कि उनके सीखने में कहीं कोई रिक्तियां हैं, कहीं कोई कमियां हैं, कुछ टॉपिक्स को वो फिर से देखना चाहते हैं। तो इस श्रृंखला में मैं लगातार आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण और अच्छे टॉपिकों पर मैं चर्चा करता जा रहा हूँ। और जिस तरीके से आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ, रोज़ आपके जो कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट्स को देख करके मुझे लगता है कि मेरा प्रयास काफ़ी हद तक सार्थक है। अभी मुझे पिछले 2 दिन में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स करके अपनी कई सारी जिज्ञासाएं डाली हैं, और उन जिज्ञासाओं पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ। सभी बच्चों की उन सभी जिज्ञासाओं का कौन कौन से टॉपिक से बच्चों ने विशेष तौर पे बात करने के लिए कहा है, उसका एक वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ अच्छे प्रश्न जो हैं, जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं पर्सनली, और अधिगम के वक्र जैसे मैंने पढ़ाए थे, तो अधिगम के वक्र पे बच्चों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि सर ये टॉपिक हमारा काफ़ी दिन से संशय में था, और अधिगम के वक्र के जो प्रकार हैं उसको लेकर के हमारे मन में एक विशेष तौर पे नतोदर और उन्नतोदर इनके स्वरूप को लेकर के एक भ्रम था। तो मैंने बच्चों को वो जो पढ़ाने का प्रयास किया अधिगम के वक्त, वहाँ पे मैंने इस बात को स्पष्ट करने का पूरा एक प्रयास किया है। और निश्चित तौर पर आपका वो भ्रम जो है नतोदर उन्नतोदर, सकारात्मक और धनात्मक, वो नकारात्मक और ऋणात्मक वक्र, इनका जो कन्फ्यूजन है विशेष तौर पर सबसे ज़्यादा रहता है, वो आपका दूर हुआ होगा। इस वीडियो में मुझे बच्चों ने जो प्रश्न डाले, बच्चों ने कहा कि सर बीच बीच में आप कुछ अच्छे प्रश्न भी लेते चलिए, जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड आप प्रश्न लेते चलिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक वीडियो में बीच में ये प्रश्नों का ले रहा हूँ, और प्रश्नों के इस वीडियो में मैं प्रयास करूँगा कि लगभग, चूँकि अब इलेक्ट्रॉनिक पैनल नहीं है, डिजिटल पैनल, तो हम लोग लिख करके काम करेंगे। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक वीडियो जिसमें मैं अपना हाथ से प्रश्न लिखूँ, और प्रश्न लिखने का टाइम अपना बचे, इसलिए वीडियो को पॉज करके लिखेंगे, जिससे आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जा पाए और उनकी व्याख्या मैं कर पाऊँ। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं, कुछ अच्छे प्रश्न जो बच्चों ने मुझे सेंड किए हैं, और जो अधिगम के वक्र और अधिगम के पठार से संबंधित जो बच्चों ने पढ़ा, उसके आधार पर बच्चों ने कुछ प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों को भी मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये प्रश्न जो है निश्चित तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट है, और हर एक प्रश्न जो है वो गत वर्ष परीक्षाओं में जुड़ा है। आपके फर्स्ट ग्रेड परीक्षा हो या सेकंड ग्रेड या रीट हो या अन्य स्टेटों की टेट हो, और ये सारे प्रश्न आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस खंड में हम ज़्यादा बड़े वीडियो, मैंने आपको बोल दिया था कि ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं उतना बड़ा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप लोग बड़े आराम से, सुगमता से आप लोग देख सकें और आपका काम हो। तो कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ मैं आपके बीच में मौजूद हूँ। इन प्रश्नों पर चर्चा देखिए और इन प्रश्नों की व्याख्या। मुख्य बात यह है कि खाली प्रश्न का उत्तर नहीं जानना है, हर एक प्रश्न की व्याख्या आपको समझनी है, जिससे इधर उधर की जो बातें हैं वो जब आपके दिमाग में आती हैं, घुसती हैं, आप जानते हो उन बातों को, तो वो कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होता है। तो मैं ये प्रश्नों की श्रृंखला, जो ज़्यादा प्रश्न नहीं है, चूँकि लिखने पड़ेंगे इसलिए, और एक वीडियो की समय सीमा भी हमको ध्यान में रखनी है, तो ज़्यादा नहीं, 8-10 प्रश्न शायद हमारे डिस्कस हो पाएंगे। और उस 8-10 प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, लेकिन सारे के सारे प्रश्न बहुत शानदार हैं, और इन प्रश्नों को अपने ज्ञान कोश में शामिल कर लीजिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो मैं पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैं पहले प्रश्न से चर्चा प्रारंभ करता हूं। और ये बच्चों ने, ये सारे के सारे प्रश्न जो बच्चों ने मुझे भेजे हैं, उन प्रश्नों को मैंने देखा, तलाशा, वो किस वर्ष किस परीक्षा में आए हैं। तो प्रश्न, एक बहुत अच्छा प्रश्न जो बच्चे ने डाला था, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2013 में ये प्रश्न आया, और बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न है कि ज्ञान निम्न में से क्या है। प्रश्न जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ज्ञान निम्न में से क्या है। अ, व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव, ब, व्यक्ति के विचारों एवं दृष्टिकोण का संसार में प्रस्फुरण, स्पष्ट जिसकी बात हमने की। स, एक अनुभव जो व्यक्तित्व दर्शाता है, और द, अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन का परिणाम। और विद्यार्थियों, ये बात मैं साइकोलॉजी और मेथड्स के प्रश्नों में मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ। उन विद्यार्थियों को जो मेरे से ऑफलाइन और ऑनलाइन नियमित पढ़े हैं, उनको याद होगा मेरे एक कथन कि साइकोलॉजी और मेथड्स के प्रश्नों में कई सारे प्रश्नों की समस्या ये होती है कि उनके सारे विकल्प हमको अच्छे लगते हैं, और उनके सारे विकल्प हमको सही लगते हैं, और हम
बड़ी एक संकट में फंस जाते हैं कि इनमें से किसका चयन करें। और मैंने आपको बोला था, मैंने आपको हल करते समय बताया कि आपको ये तय करना है। जब आप ये तय न कर सको कि कौन सा सही है, तो कम प्राथमिकता वाले यानी कि जो उत्तर गलत हो सकते हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। तो वापस एक बार प्रश्न को देखें। प्रश्न है ज्ञान निम्न में से क्या है, और प्रश्न है व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव। निश्चित तौर पर ये आपके ज्ञान का एक अंग होता है, इसको हम गलत नहीं मान सकते, इसको भी हम होल्ड पे रखते हैं। और जो विकल्प आपको होल्ड पे रखा जाएगा, जो आपको लगेगा कि सही और गलत हो सकता है, उसे आप होल्ड पे रखिए। तो ये प्रश्न है व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव, इस पे ये हो सकता है, ये ज्ञान हो सकता है। व्यक्ति के विचारों एवं दृष्टिकोण का संसार में प्रस्फुरण, ये भी कुछ ठीक है, भाषा गलत नहीं है। ऐसा अनुभव जो व्यक्तित्व दर्शाता है, इस विकल्प को मैं गलत मान सकता हूँ। और इसलिए गलत मान सकता हूँ कि ऐसा अनुभव जो व्यक्तित्व दर्शाता है, ये एक संपूर्ण तौर पर ज्ञान को परिभाषित करने के लिए नहीं है, क्योंकि ज्ञान व्यक्तित्व दर्शाने के अलावा भी और कुछ होता है। ये कम प्राथमिकता वाले नोट। और चौथा है अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन का परिणाम। तो भाषा इन दोनों की आपकी समझ में आ गई। इस चौथे की भाषा भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि व्यक्ति जो व्यक्तिगत अनुभव करता है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करता है। इंटरप्रिटेशन यानी कि उनकी व्याख्या, उनको किस संदर्भ में लेता है। और प्रत्येक व्यक्ति चूंकि वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत के अनुसार अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है, तो ध्यान रखिए हर व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन भिन्न होता है, और इसीलिए फलस्वरूप हर व्यक्ति का ज्ञान अलग होता है। तो एक व्यक्ति जो अपनी आनुवांशिकता से जो योग्यताएं क्षमताएं लेकर के आया है, उसके बाद प्रत्येक वो विशिष्ट है, उसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव विशिष्ट हैं, और प्रत्येक व्यक्ति का उन अनुभवों के साथ इंटरप्रिटेशन जो है, उनकी व्याख्या, उनको संदर्भ के साथ समझना, ये अलग अलग होता है। तो अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम, तो ज्ञान व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव, और ध्यान रखें व्यक्तिगत अनुभव को यहाँ और ज्यादा एक्सप्लेन किया है, इसलिए पहले विकल्प को हम इस चौथे विकल्प के सापेक्ष हम इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये सीमित है, ये उसका एक विस्तार है। और दूसरा और पहला और तीसरा ये हमने रिजेक्ट किए हैं ये विकल्प, और दूसरे और चौथे में जब आप वरीयता देंगे व्यक्ति के विचारों एवं दृष्टिकोण का संसार में प्रस्फुरण, यानी कि जो विचार और दृष्टिकोण है वो संसार में कैसे सामने आते हैं वो चीज, और एक व्यक्ति अपने अनुभवों का व्यक्तिगत पर्सनल इंटरप्रिटेशन करता है, उसकी पर्सनल एक संदर्भ के साथ उनको समझने का काम करता है। तो बेस्ट जो विकल्प होगा, बेस्ट विकल्प होगा डी। पहले प्रश्न का सही उत्तर, सर्वश्रेष्ठ उत्तर, सही और सर्वश्रेष्ठ उत्तर जो होगा वो डी होगा, द होगा, अनुभव के व्यक्तिगत निर्वचन का परिणाम। प्रत्येक व्यक्ति जो अनुभव करता है, उस अनुभव का जो व्यक्तिगत निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन करता है, उसका जो परिणाम आता है वही व्यक्ति का ज्ञान होता है। तो पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था। ये पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर डी होगा, द होगा, आपने देख लिया है। और अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, और दूसरा प्रश्न देखिए, ये बच्चों ने ये न केवल ये प्रश्न डाला बल्कि बच्चों ने कमेंट में सबसे ज्यादा इस टॉपिक के लिए मेरे से कहा है। और ये जो मैं अभी अगले वीडियो में बात करूंगा कौन से टॉपिक पे हम लोग आगामी दिवसों में बात करने वाले हैं। तो प्रश्न है ये आरपीएससी सेकेंड लेक्चरर परीक्षा, ये भी 2013 में आया प्रश्न। प्रश्न है अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या है। ये आपका एक नया टॉपिक था जो आपके रीट में शामिल किया गया, अधिगम प्रतिफल, लर्निंग आउटकम्स। और मैं आपको बता दूं, मुझे बच्चों ने, बहुत ज्यादा बच्चों ने इस बात के लिए, सबसे ज्यादा जिस एक टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट आई है कि सर आप इस टॉपिक को जरूर लीजिए, जल्दी लीजिए, और इस टॉपिक को मैं बहुत विस्तार से लेने वाला हूं, क्योंकि बच्चों ने इस बात को मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा कि सर ये टॉपिक उन्होंने जहां जहां से नेट पे जितने भी सोर्सेज है वहां से जहां से पढ़ा है, वहां से वो टॉपिक उनका क्लियर हुआ नहीं है, लर्निंग आउटकम्स वाला, अधिगम के प्रतिफल वाला। तो ये एक प्रश्न जो आया, आप पहले इसको हम देख लें, फिर इस पर मैं आपसे बात करता हूँ। अधिगम प्रतिफल क्या है, लर्निंग आउटकम्स, व्हाट इज लर्निंग आउटकम्स। तो शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, पाठ्यवस्तु का परिमार्जन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। और विद्यार्थियों आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप, मैं पहले थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप बच्चों के साथ जब अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं, शिक्षण विधियों का आप उपयोग करते हैं, तो उन शिक्षण विधियों के उपयोग के बाद संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होने के बाद बालकों के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं वो इस बात का प्रतीक होते हैं कि बच्चे के अधिगम की स्थिति क्या है।
बच्चा कितना और कैसा सीख रहा है, वो जो आउटकम्स आते हैं, वो जो प्रतिफल आते हैं, और वो संकेत होते हैं आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रभावशीलता की। वो संकेत होती है कि आपकी जो उद्देश्य प्राप्ति है वो किस सीमा तक जा रही है। और बच्चों ने बहुत विशेष आग्रह करके इस बात को कहा है, मैं बच्चों को ध्यान रखिए, लर्निंग आउटकम्स इतना शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मेरे आगामी वीडियोस का आप इंतजार कीजिए, क्योंकि ये एक टॉपिक खुद मेरी नज़र में भी था, मैं पढ़ाना चाहता था। एक सबसे बड़ी दो बातें थी। सबसे पहली बात कि ये टॉपिक जो है वो इस वर्ष पहली बार रीट में शामिल किया गया, और दूसरी बात कि इस टॉपिक पर जितने भी वीडियोस मार्केट में है, बच्चों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं, उनमें से कोई वीडियो बच्चों की शंकाओं को स्पष्ट करने में सक्षम नहीं लगा। बच्चों को ही नहीं लगा, मुझे तो एक टीचर होने के नाते मेरे तो अनुभव अलग होते हैं, उन्हें मैं आपके सामने अभिव्यक्त क्या करूं, क्योंकि सभी सम्मानित साथी हैं मेरे, शिक्षक साथी जो पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों ने इस बात को कहा कि सर वो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे। वो लर्निंग आउटकम्स क्या है, अधिगम के प्रतिफल क्या है, आप समझ लीजिए। बालक के व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, जो इस बात का संकेत होते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता कितनी रही, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है, वो जिन संकेतकों से हमको पता लगेगा, दैट इज आउटकम्स, वो प्रतिफल होते हैं। तो ये एक अच्छा प्रश्न है और ये टॉपिक बहुत अच्छा है। मैं आगामी दिवसों में इस टॉपिक पे आपके साथ विस्तार से बात करने वाला हूँ। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जो बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट डाली है वो अलग से एक वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। चलिए, ये प्रश्न दूसरा कंप्लीट। और ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है, श्रेष्ठ प्रश्न है। ये भी लेक्चरर परीक्षा में लिखा हुआ है मैंने। ये भी आरकेएससी फर्स्ट ग्रुप के बच्चों ने जो प्रश्न भेजे शायद वो एक साथ एक जगह से बच्चों ने भेज दिए हैं। तो बहुत अच्छा प्रश्न। और मैंने कहा कि प्रश्न सामान्य प्रश्न नहीं कराऊंगा मैं ऐसे प्रश्न कराऊंगा जहाँ पे बच्चे सामान्य तौर पर सोचने पे विवश होते हैं। बाकी तो परिभाषाओं के प्रश्न हैं, सीधे सीधे प्रश्न है, वो प्रश्नों पे ज्यादा मजा नहीं आता है, वो प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। मेरी जरूरत जहाँ जिन प्रश्नों पे आपकी एक समझ बनाने पे, उन प्रश्नों को मैं ले रहा हूँ। उन सब प्रश्नों में से मैंने जिन प्रश्नों का सिलेक्शन किया वो मैं आपको इस वीडियो में कराता हूँ। और चूंकि पैनल की एक समस्या है तो मैंने कहा लिखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा प्रश्नों का नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छे प्रश्नों का संग्रह आपको इस वीडियो में मैं दे रहा हूँ। तो प्रश्न बहुत अच्छा है, निम्न में से कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त, ध्यान रखिए आधारभूत शर्त नहीं है, जो बेसिक कंडीशन है वो नहीं है। नंबर 1, असंलग्नता, कंटिन्यूटी। संलग्नता यानी कि निकटता, जो अधिगम होता है, जो विषय वस्तु होती है उससे आपकी कंटिन्यूटी जो है, निकटता, संलग्नता जो है। प्रतिपादन, एक्सपोजिशन, अभ्यास, प्रैक्टिस और पुनर्वलन, ये 4 हैं। और प्रश्न बोला है कि इनमें से कौन सी आधारभूत शर्त नहीं है। आप विकल्प देखिए, अ केवल 1 यानी कि ये आधारभूत शर्त नहीं है, ब केवल 2 ये आधारभूत शर्त नहीं है, स 2 और 4 ये आधारभूत शर्त नहीं है, और द 1 और 3 ये आधारभूत शर्त नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए और समझिए। अब अधिगम के लिए जो आधारभूत शर्त होती है, एक बार थोड़ा सा विचार कीजिए। संलग्नता, प्रतिपादन, अभ्यास, पुनर्वलन, इनमें से आप किस किस को एक आधारभूत शर्त के तौर पे आप लेते हैं। आपने पूरा अधिगम अध्याय आप सभी ने पढ़ा है, और इसीलिए मैंने कहा आपको कि मैं आपको बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ। मैं आपके जो रिक्तियां जो रह गई हैं, आपका खाली स्थान जो रह गया सीखने में, उनकी समझ को डेवलप करने के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि आधारभूत शर्त में अभ्यास एक बहुत बड़ी आधारभूत शर्त होती है अधिगम की। सीखना जब तक पॉसिबल नहीं है तब तक अभ्यास नहीं है, तो अभ्यास को आप आधारभूत शर्त से हटा ही नहीं सकते हो। अभ्यास एक बहुत बड़ी आधारभूत शर्त है। पुनर्वलन ये बहुत बड़ी आधारभूत शर्त होती है। अधिगम प्रक्रिया में पुनर्वलन को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, अभिप्रेरणा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, इस बात को आप जानते हो। तो आधारभूत शर्त नहीं है, तो ये आधारभूत शर्त होगी और ये आधारभूत शर्त होगी 3 और 4। आप देखिए उत्तर तक पहुंचने का तरीका, आप देखिए उत्तर तक कैसे पहुंचा जाता है कि अभ्यास और पुनर्वलन ये 100% आधारभूत शर्त है। प्रश्न कह रहा है कौन सी आधारभूत शर्त नहीं है, तो एक विकल्प है 2 और 4, यानी कि 2 और 4, 2 में आप कंफ्यूजन है, 1 में कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, अभी हम 1 और 2 का फैसला तो अभी हम कर लेंगे। 3 और 4 100% आधारभूत शर्त है। तो एक विकल्प देखिए 2 और 4 यानी कि पुनर्वलन, तो 2 और 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 में जो विकल्प है पुनर्वलन ये आधारभूत शर्त है, इसलिए ये विकल्प सही किसी कीमत पे नहीं होगा। ये प्रश्न लेक्चर परीक्षा 2013 में आया प्रश्न डालेंगे। और उत्तर तक, सटीक उत्तर तक पहुंचने की अपनी जो एक ट्रिक होती है, अपना जो IQ होता है, वो तरीके को आप सीखे। तो 2 तथा 4 इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 4 को शामिल किया है पुनर्वलन, और ये आधारभूत शर्त है, इसलिए तो ये विकल्प गलत है। डी है 1 तथा 3,
1 और 3, 1 पे आप कंफ्यूज हो, चलिए 3 अभ्यास ये आधारभूत शर्त नहीं है, ये गलत होगा क्योंकि अभ्यास तो बहुत बड़ी आधारभूत शर्त है, इसलिए आधारभूत शर्त नहीं है। उसमें 2 तथा 4 और 1 तथा 3 ये डी और सी जो विकल्प ये तो गलत होंगे क्योंकि इन दोनों विकल्पों में आधारभूत शर्त शामिल है, अभ्यास और पुनर्बलन। अब आप विकल्प अ और बा में से आपको एक टिक करना है और आप देखिए केवल एक अ है, केवल एक, और बा है केवल 2, यानी कि ये आधारभूत शर्त नहीं है और ये आधारभूत शर्त नहीं है। इसका आप देखिए संलग्नता और प्रतिपादन होता है अधिगम की प्रक्रिया में। जो विचार होते हैं, जो ज्ञान होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, उनका प्रतिपादन जो होता है वो एक अलग प्रक्रिया संचालित होती है, वो एक अलग लोगों का टास्क होता है, वो विद्वान विचारकों का टास्क होता है। लेकिन सीखने की प्रक्रिया में प्रश्न करा है, अधिगम की प्रक्रिया में आधारभूत शर्त नहीं है। और ध्यान रखिए अधिगम की प्रक्रिया में संलग्नता जो होती है, विषय वस्तु से निकटता जो होती है, आप उस विषय वस्तु के साथ कितने संलग्न, कितने निकट है, ये भी अधिगम की आधारभूत शर्त होती है। तो ये होती है, ये होती है, ये होती है, ध्यान रखिए ये नहीं होती है। सही विकल्प होगा केवल 2, ये अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। अधिगम प्रक्रिया का एक अंग अवश्य है क्योंकि वो जो प्रतिपादन किए हुए नियम विचार होते हैं उनसे आप सीखते जरूर हो, लेकिन ये अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है। अधिगम की आधारभूत शर्त में अभ्यास आएगा ही आएगा, पुनर्बलन आएगा ही आएगा, और संलग्नता यानी कि विषय वस्तु से आपकी जो निकटता है वो 100% आएगी। तो ये आधारभूत शर्त है, ये आधारभूत शर्त है, ये आधारभूत शर्त है। प्रतिपादन नहीं है, एक्सपोजिशन नहीं है, इसलिए केवल 2 ये इसका एक सही उत्तर होगा कि केवल 2 वाली जो स्थिति है प्रतिपादन, ये अधिगम की आधारभूत शर्त में नहीं आएगी। तो ये प्रश्न नंबर 3 आपका इस प्रकार से क्लियर हुआ। तो 3 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं विद्यार्थी, और चौथा प्रश्न ये आपके सामने, चौथा और 5वां मैंने दोनों एक साथ लिखे हैं। चूंकि फिर वही बात मुझे बार बार दोहरानी होती है कि लिखने में एक समय लगता है और मैं वो समय आपके लिए बचा सकूं तो पॉज करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले आप प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। चौथा प्रश्न है वो अधिगम वक्र से संबंधित डाला बच्चों ने, और ये यूपी टेट 2016 जिससे मैंने परीक्षा के नाम लिख रखे हैं, बच्चों ने जो प्रश्न डाले हैं, तो यूपी टेट 2016 में प्रश्न आया। प्रश्न था सीखने के वक्र किसके सूचक होते हैं। क्योंकि मैंने अधिगम वक्र आपको, सीखने के वक्र आपको पढ़ाई है रिसेंटली 2 दिन पहले, तो सीखने के वक्र निम्न में से किससे संबंधित होते हैं। आप विकल्प देखिए, फिर आप देखिए कि बच्चों को कहाँ दे। सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक, और सीखने की रचनात्मकता के सूचक। और आपको याद है मैंने कहा था जब मैंने अधिगम वक्र आपको पढ़ाई थी कि सीखने की जो दशाएं होती हैं, उन दशाओं में जो मैंने 4 दशाएं, तो बच्चों ने एक प्रश्न डाला कि सर कहीं से उन्होंने पढ़ा 3 दशाएं होती है। मैंने कहा कि 3 दशाएं आपने सही पढ़ी हैं, हम पठार को जब शामिल कर लेते हैं तो वो 4 दशाएं स्थिति है। तो प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, अंतिम अवस्था, 3 अवस्थाएं, और एक पठार को शामिल करेंगे तो 4थी अवस्था। मैंने आपको पठार को शामिल करके 4 अवस्थाएं। तो प्रश्न, हाँ अगर प्रश्न, लेकिन अगर ये आएगा कि अधिगम की स्थितियां हैं कितनी, संख्यात्मक प्रश्न आएगा, बच्चों ने पूछा संख्यात्मक प्रश्न आया तो आपको 3 टिक करना है अधिगम के पठार को साथ। और ये प्रश्न आया भी है शायद कि अधिगम की स्थितियां कितनी हैं, तो वो 3 अवस्थाओं पे हम वक्र की जो बात करेंगे वो 3 वक्र की बात करेंगे। तो चलिए पहले इसको समझ रहे। सीखने के वक्र आपको याद होगा मैंने कहा था कि व्यक्ति, एक बालक जब सीखता है तो उसकी सीखने की वृद्धि जो होती है, सीखने की वृद्धि दर जो होती है वो धीमी तेज होती है, क्योंकि एक समान गति से सीखना बहुत कम संभव होता है। और आपको याद होगा मैंने कहा था जो वक्र मैंने बताए थे, नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र, सरल रेखी वक्र, और अधिगम का पठार, और एक असाकारी वक्र। उस समय मैंने कहा था कि जो एक सरल रेखी जो वक्र होता है सबसे कम स्थिति में प्राप्त होता है, समान गति से सीखना सबसे कम होता है। तो तीव्र मंदता होती है। वास्तव में अधिगम वक्र क्या थे? वास्तव में अधिगम वक्र थे कि एक बालक समय के साथ उसके सीखने की गति, जो समय निकलता है विषय वस्तु को सीखने में, अभ्यास का जो उसके प्रयास होते हैं, वहाँ सीखने की मात्रा उसकी मंद तीव्र किस अनुसार उसकी परिवर्तित होती है। तो वहाँ आपने देखा हमारे जो अधिगम वक्र थे वो सीधे प्रदर्शित करते थे सीखने की मौलिकता, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, मौलिकता की कोई बात नहीं थी, रचनात्मकता की कोई बात नहीं थी। ये 2 विकल्प तो आपको बिल्कुल क्लियर कट आपको क्रॉस करना है। सीखने की प्रगति और सीखने का गत्यात्मक स्वरूप, ध्यान रखिए इन दोनों में सीखने की प्रगति एक श्रेष्ठ विकल्प होगा, क्योंकि अधिगम वक्रों का सीधा जो संबंध होता है वो सीखने की प्रगति को दर्शाने वाला होता है कि जैसे जैसे समय निकल रहा है, अभ्यास बालक के बढ़ रहे हैं,
तो उसके सीखने की जो प्रगति है वो तीव्र है कि मंद है, उसको दर्शाना है। अधिगम वक्रों का संबंध, सीखने के वक्रों का संबंध सीखने की प्रगति से आएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर यूपी टेट 2016 का ये प्रश्न था। और प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 प्रारंभिक स्पर्ट, बिगनिंग स्पर्ट का अर्थ है। और ये हमने बात की थी, जो हमने 4 अवस्थाएं देखी मैंने पठार को शामिल करके, उसमें बिगनिंग स्पर्ट, मिडिल स्पर्ट और एंड स्पर्ट, जो लास्ट स्पर्ट था। तो आपको याद होगा प्रारंभिक स्पर्ट में मैंने कहा था जो बिगनिंग स्पर्ट होता है, उस बिगनिंग स्पर्ट में बालक की अभिप्रेरणाएं, बालक की जो ऊर्जा होती है, बालक की जो जिज्ञासाएं होती है वो इतनी प्रबल होती हैं कि बालक बहुत ज्यादा तीव्र गति से बालक सीखता है। प्रारंभ में किसी विषय वस्तु को आप सीखने जाते हो, किसी कार्य को आप करने के लिए जाते हो, उस कार्य को करने में आप प्रारंभिक अवस्था में पूरी ताकत लगा करके आप सीखते हैं। तो जो बिगनिंग स्पर्ट होता है, प्रारंभिक स्पर्ट, उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? अधिगम की प्रारंभिक दशा में अधिगम धीमा चलता है, ये तो गलत है। बिगनिंग स्पर्ट में धीमा नहीं चलता है। ये एपी टेट, आंध्र प्रदेश स्टेट में ये प्रश्न आया है। मैं अलग अलग स्टेटों के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड रीड में इन सब प्रश्नों का समावेश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया लगे कि प्रश्न आता है तो किस भाषा में आता है। तो अधिगम की प्रारंभिक दशा में अधिगम धीमा चलता है, ये गलत होगा। अधिगम की प्रारंभिक दशा में अधिगम वृद्धि ऊंची चौरस भूमि पठार की तरह होती है, पठार की तरह नहीं होती, ये तो बिल्कुल गलत है। अधिगम की प्रारंभिक दशा में अधिगम वृद्धि तीव्र होती है, और ये बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन तो अभी जब तक आप विकल्प करेक्ट पे पहुंचो तो भी आपको टिक नहीं करना है, आपको पहले आगे जो गलत है उनको क्लियर को, गलत को क्रॉस करो, लेकिन जो सही है उसको ये थोड़ा सा रुको, आगे का विकल्प भी हमको देखना, हो सकता है उससे ज्यादा श्रेष्ठ हो। और चौथा है अधिगम की प्रारंभिक दशा में अधिगम स्थिर स्थिति में होता है, ये तो गलत होगा। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा हमारा सा, अधिगम की प्रारंभिक दशा में अधिगम वृद्धि तीव्र होती है, ये बिगनिंग स्पर्ट की विशेषता होती है, प्रारंभिक स्पर्ट की। तो बिगनिंग स्पर्ट जिसमें अधिगम की जो गति होती है तीव्र होती है, वृद्धि तीव्र गति से बच्चा करता है। और जो मिडिल स्पर्ट आता है वहाँ पे उसकी अभिप्रेरणाएं मंद हो जाती है, तो उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। फिर एक पठार आता है जहाँ पे उसकी स्थिर हो जाती है, रुक जाती है एक तरह से। और चौथा होता है जब वो अंत में पुनः फिर वो जब ये देखता है कि समय समाप्त होने वाला है, अंत में पुनः तेज गति से करता है। एक बालक ने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था, आप देखेंगे यूट्यूब पे जो वीडियो डाले हैं उसका कमेंट किया था कि सर प्रारंभ में वो बिगनिंग स्पर्ट में तेज है, मिडिल स्पर्ट में वो धीमा हुआ है, एंड के स्पर्ट में वो मिडिल स्पर्ट में वो धीमा होता है, पठार में वो स्थिर हो जाती है, और एंड के स्पर्ट में, लास्ट स्पर्ट में उसकी वृद्धि तेज हो जाती है। तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि सर जो प्रारंभिक में तेज है और अंत में तेज है, इन दोनों में ज्यादा तेज कौन से स्पर्ट में होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न था। और ध्यान रखिए सबसे ज्यादा जो तेज होता है वो प्रारंभिक स्पर्ट में होता है, अंतिम स्पर्ट में तेज होता है, लेकिन प्रारंभिक स्पर्ट में सब चीज उसके लिए एक नई ऊर्जा, नई अभिप्रेरणा, नई उसके साथ शुरुआत होती है। वहां पे उसकी जो गति तीव्र होती है वो अंत की तीव्र गति से ज्यादा तीव्र होती है प्रारंभिक स्पर्ट में। तो बिगनिंग स्पर्ट इज फास्टर देन लास्ट स्पर्ट, उससे ज्यादा फास्टर होता है। तो ये हमारे 5 प्रश्न हैं। और विद्यार्थियों इस खंड में मैं 5 प्रश्न करा रहा हूँ। अगला खंड चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका आधा घंटे की सीमा के अंदर रहे, जिससे आप आराम से देख सकें। तो आप इस बात को थोड़ा सा देख पा रहे हैं। मैंने कुछ अच्छे प्रश्न जो आपकी जिज्ञासा के थे उनको शामिल किया है, जिससे वीडियो का एक ट्रेंड बदले। आगामी वीडियोस में मैं क्या करने वाला हूं, आपके साथ कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, इसका अलग से एक वीडियो बना करके मैं डालूंगा। तब तक इस वीडियो में मैंने जो 5 प्रश्न, चूंकि लिखने की सीमा है, अगर ये पैनल होता, मुझे प्रश्न केवल फॉरवर्ड करने होते, वो ऑलरेडी एक पैनल बनता, तो शायद हम लोग ज्यादा प्रश्न कर पाते 20 मिनट में। तो आप इन 5 प्रश्नों को मैं ऐसे अच्छे प्रश्न लेकर के आपके बीच आता रहूंगा। निश्चित तौर पर इन प्रश्नों से आप लाभान्वित होने वाले हैं। बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को देखिए। मैं आपके साथ दृढ़ता से प्रत्येक दिन आपके साथ बहुत अच्छे से काम करने का प्रयास करूंगा। आपकी जिज्ञासाएं जो आपके मेरे पास प्रश्न आते जा रहे हैं, आपके कमेंट्स में जो प्रश्न आते जा रहे हैं, उन सब के समाधान का मैं आपका प्रयास करूंगा ही करूंगा। और अधिगम के प्रतिफल जो बच्चों ने सबसे ज्यादा डिमांड की है, उसको अगले वीडियो में मैं लेने का सबसे पहले काम करूंगा। तो धन्यवाद साथी, आप इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े और इस वीडियो में प्रश्न जो मैंने बताए हैं उनको ध्यान से अपने शामिल करेंगे अपने ज्ञान कोश में। और अगले वीडियो में हम लोग पूरी एक ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत सभी।